हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म किया था। पहला चैप्टर आपका क्या था? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में जितने प्रश्न आने योग्य थे, जो आएंगे, उनके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। दूसरे चैप्टर की जो आपका है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। रैखिक समीकरण की। अब रैखिक समीकरण जो आएगा उसको आपको हल करना होगा। अब हल करने के पहले आपको जानना होगा कि ये रैखिक समीकरण होता क्या है। ये रैखिक समीकरण होता क्या है? तो पहले तो आप जानिए चर को समझना है तो समझिए, चर माने होता है चल। चर को समझना है तो क्या करेंगे हम? चर माने होता है चल। अब चल माने होता है जो चलता फिरता है। जैसे हमने आपसे कह दिया कि आपके पास x रुपए हैं, तो कोई ये नहीं बता सकता कि आपके पास कितने रुपए हैं। यक्स का मतलब होता है 10 रुपये भी हो सकते हैं, 20 रुपये भी हो सकते हैं, 25 रुपये भी हो सकते हैं, 1000 रुपये भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ? ये चलता फिरता है, ये भिन्न भिन्न लोगों के पास भिन्न भिन्न हो सकता है। तो चर का मतलब होता है चल, जो चलता फिरता है। यानी अगर यक्स बोल दिया गया, y बोल दिया गया, z बोल दिया गया, p बोल दिया गया, q बोल दिया गया, मीन्स इसका मान क्या है? निश्चित नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? चर बोलेंगे। अगर हम यही बोल दें अचर का मतलब होता है आचल, यानी जो चले ना, जो स्थिर हो या स्थिर मतलब क्या है कि जैसे हमने कह दिया आपके पास 10 रुपये हैं। आपके पास 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये आपके 11 रुपये नहीं हो सकते। 10 रुपये आपके 11 रुपये नहीं हो सकते, वो 10 रुपये के 10 रुपये ही रहेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चर और अचर आपकी समझ में आ गया होगा। तो बात ये है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है, अगर कोई रैखिक समीकरण है, उसमें चर रहे लेकिन चर की घात 1 रहे। जैसे हमने लिख दिया 2x + 3y = 6। तो इसमें देखिए, एक चर ये है और दूसरा चर ये है, और दोनों की घात देखिए, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? हम चर। लेकिन अगर इसके साथ अचर की बात किया जाए तो अचर कौन है? इसमें 2 आपका अचर है और 3 आपका अचर है और 6 क्या है? ये भी अचर है, क्योंकि इनका मान नहीं बदल सकता। अर्थात 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? रैखिक समीकरण। ऐसा रैखिक समीकरण जिसकी घात क्या हो? चर की घात क्या हो? 1 हो। इसी को क्या बोलते हैं हम? रैखिक समीकरण। अर्थात दूसरी बात, अगर इनसे कोई ग्राफ हम बनाते हैं
तो क्या बनता है, एक रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक रेखा प्राप्त होती है। तो इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो चर आपकी समझ में आ गया। रैखिक क्या होते हैं कि जिसमें चर की घात एक होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं हम, रैखिक समीकरण। अब चलिए आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें रैखिक समीकरण जैसे बनाया जाए, तो जैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं इसमें कि जैसे एक समीकरण बना a1x प्लस a2y, या b1 ले लीजिए, b1 ले लीजिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जैसे दो चर की बात कर लिए हमने, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। जैसे दो समीकरण की बात करेंगे, तो दो समीकरण में क्या होगा कि इसमें हमें कई चीज़ें, जैसे प्रश्न आता है यहाँ से 3-4 प्रकार का प्रश्न बनेगा। 3-4 प्रकार का प्रश्न क्या बनेगा कि जैसे ये समीकरण का एक युग्म माना जाएगा, ये समीकरण का क्या है, एक युग्म है। तो इसमें प्रश्न आता है कि कौन सा समीकरण संगत है। प्रश्न बनेगा संगत बनेगा। देखिए इधर ध्यान से समझिएगा, ऐसे सेट कर लेते हैं। जैसे दोनों समीकरण दिए गए हैं, ये दोनों समीकरण ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में, इससे प्रश्न बहुत आते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है, मतलब ये जो दिए गए हैं समीकरण संगत हैं या असंगत हैं, संगत हैं या असंगत हैं, ध्यान दीजिए। इसमें ये ग्राफ आप ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। ये संगत है या असंगत है। अब संगत में क्या होगा, संगत में दो प्रश्न और उठते हैं। संगत में दो प्रश्न और उठ जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न उठते हैं कि अद्वितीय है, अद्वितीय हल है। एक प्रश्न आता है, ये पहला प्रश्न बनेगा कि इसका क्या है, अद्वितीय हल है कि अनंत हल। अद्वितीय माने होता है, वैसे कहते नहीं कि ये इसमें अद्वितीय है, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। और एक होता है अनंत हल है, अनंत हल क्या है, अनंत हल है। एक प्रश्न बनेगा क्या, अनंत हल है। संगत में दो, अगर संगत बोलता है तो क्या होंगे, इसमें अद्वितीय और अनंत दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और असंगत में होगा कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इतने प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। संगत पूछता है या असंगत पूछता है, अद्वितीय हल पूछता है, अनंत हल पूछता है, कोई हल नहीं है। तो इसके लिए क्या है, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2।
A1/A2 इक्वल टू B1/B2, बीच में क्या लगा दीजिए आप, क्रॉस लगा दीजिए। मीन्स क्या हुआ इसका, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होगा उसका, उसके अद्वितीय हल होंगे, उसका केवल और केवल एक हल होगा। क्या होगा उसका, केवल और केवल एक हल होगा। अनंत हल होने के लिए क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो क्या कहा जाएगा इसमें, उसके अनंत हल होंगे। इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा तो उसके क्या होंगे, अनेक हल अर्थात अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अच्छा, कोई हल के लिए क्या कंडीशन होगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। अर्थात क्या होगा, वो असंगत होगा। आपकी प्रश्नावली में इस टॉपिक पे पूरी 1 से 2 प्रश्नावलियां हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, केवल और केवल इन चीज़ों को आप व्यवस्थित करके। जैसे यहाँ पे A1/A2 एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर लिख दिया गया 2x + 3y + 5 = 0, 3x + 4y - 6 = 0, ऐसे दे दिया गया। अब इसमें कह दिया जाए कि बताइए ये समीकरण संगत है कि असंगत है, चेक करके आप बता सकते हैं। अद्वितीय हल होगा इसका कि नहीं होगा, कि अनंत हल होगा, कि आपका इसका कोई हल नहीं होगा। तुरंत आप देख सकते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे चेक करना है तो 2/3 और लिख दिया गया 3/4 और लिख दिया गया 5 - 6, तो क्या होगा, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4 इज नॉट इक्वल टू 3/4। तो जैसे ही आपने क्या लिख दिया, A1/A2 यही मिल गया आपका, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ध्यान दीजिएगा। तुरंत आप कह सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल और केवल एक हल होगा। क्या होगा, इसका एक हल होगा। इसी तरह आगे वाला नहीं देखना है, ध्यान दीजिएगा, ये भी नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है ना, आगे ये भी इसके बराबर नहीं है। तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ आपको नॉट इक्वल टू मिल गया तो पहली शर्त आपको मिल गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं और तीसरा बराबर ना हो तब आप कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इस पे बहुत सारे सवाल हैं आपकी किताब में, उनको आप लगाइएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।